वेलकम एवरीवन। मैं पंकज सिंह और आज क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन बिजनेस। ठीक है, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इस पॉलिसी के अंतर्गत 3 मेजर कंपोनेंट्स पे फोकस किया गया था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी के आने के बाद बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का जो असर हुआ हमारे इंडियन सेक्टर, हमारी इकोनॉमिक पे, उस क्या क्या थे उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या था, इंक्रीज कंपटीशन। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के लागू होने के बाद इंडियन इकोनॉमी में जो कंपटीशन का लेवल था वो काफी हद तक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि 1991 से पहले मोस्ट ऑफ द कंपनी जो थी वो डोमेस्टिक कंपनी थी। ठीक है, कम कंपनियां थी, डोमेस्टिक कंपनियां थी, तो उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाहर की कंपनियों को भारत देश में आने का मौका मिला तो इससे अचानक बहुत ज्यादा लेवल पे कंपटीशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि कंपनियों की संख्या बढ़ गई, जो नई कंपनियां आई उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी प्रोडक्शन की। ठीक है, उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स थे और इंडियन इकोनॉमी की जो कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं उनसे पिछड़ रही थी। तो अपने एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एक टफ कंपटीशन उनको झेलना पड़ा। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में एक कंपटीशन का माहौल कंपनियों के बीच में स्थापित हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या था, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। अब देखो भाई, 1991 से पहले भारत देश में कुछ ही कंपनियां थी, लिमिटेड कंपनियां थी जो लिमिटेड प्रोडक्ट बनाती थी। अब वो जो प्रोडक्ट बनाती थी वही कस्टमर्स को परचेस करना पड़ता था, कोई और ऑप्शन नहीं होता था उनके पास। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाहर से कंपनियां देश में आई तो देश के अंदर कंपनियों की संख्या बढ़ गई, प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ गई, तो अब कस्टमर्स के पास क्या था, ऑप्शन ही ऑप्शन था। मतलब वो कोई भी प्रोडक्ट अपनी इच्छा से चूज कर सकता था। तो वो डिमांडेड हो गया, मतलब उसको जो चाहिए, उसको पता है कि उसको क्या परचेस करना है, वो अपने चॉइस के हिसाब से, अब उसके पास चॉइस थे। ठीक है, और यहीं से जो है मार्केटर से जो है कंपनी से जो है मार्केट जो शिफ्ट होके कस्टमर पे चला गया। ठीक है, इससे पहले क्या था, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड होता था हमारा इकोनॉमी। मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते थे वही कस्टमर्स की मजबूरी होती थी खरीदना, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा मार्केट था वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, या जिसको बोलते हैं कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया। क्यों? क्योंकि अब टोटल मार्केट में स्टेबल करने का सिर्फ एकमात्र संसाधन था, वो था अपने कस्टमर्स को बनाए रखना, उनको सेटिस्फाइड करना। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स के पास ऑप्शन ही ऑप्शन था। अगर वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो दूसरे के पास चले जाते। तो दूसरा जो इंपैक्ट हुआ वो था मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। कस्टमर्स को बहुत ज्यादा ऑप्शन मिले, कस्टमर्स मोर डिमांडेड हो गए। तीसरा क्या था, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अभी देखिए, जब 1991 से पहले क्या था कि घरेलू कंपनियां थी, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हमारे पास अच्छी जो है मशीनरी और इक्विपमेंट की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेस की कमी थी। ठीक है, हम कहीं ना कहीं टेक्निकली जो है बाकी देशों की तुलना में बड़े कमजोर थे। ठीक, और इसका मुख्य कारण ये था कि बाहर से टेक्नोलॉजी हमारे देश में लाना भी बड़ा टिपिकल हुआ करता था 1991 से पहले। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन हुआ और बाहरी कंपनियों को देश में आने का मौका मिला तो उनके साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, जो नई टेक्निक, जो नया संसाधन इस्तेमाल किया जा रहा था प्रोडक्शन में, वो सारी चीजें उनके साथ आई। तो भारतीय कंपनियों को भी मौका मिला कि वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसको अडॉप्ट कर सके और अपने साथ उनको भी मिला के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्शन कर सके। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजियां भारत में आने लगी और जिन कंपनियों ने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, जिन्होंने इसको अडॉप्ट किया, वो मार्केट में बनी रही। जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में फेल हुई वो मार्केट से बाहर हो गई। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंज हुआ। ठीक है, चौथा क्या था,
नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। देखो जब 1991 से पहले क्या था कि हमारे यहाँ सेमी स्किल्ड या नॉन स्किल्ड वर्कर्स भी चल जाते थे, मतलब उनके पास अच्छी नॉलेज ना भी हो तो भी उनसे काम हम करवा सकते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जब लेटेस्ट कंपनियां आई, नई कंपनियां विदेशों से आई, तो उनके साथ जो है उनका मैन पावर जो आया वो काफी ट्रेंड और स्किल्ड था, तो कंपटीशन बढ़ गया। तो भारतीय कंपनियों को भी बने रहने के लिए मार्केट में क्या था कि स्किल्ड और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद क्या हुआ कि स्किल्ड, ट्रेंड और एजुकेटेड ह्यूमन पावर की, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। उन लोगों को ज्यादा प्रेफर करने किया जाने लगा जो एजुकेटेड थे, जो ट्रेंड थे, जिसके पास फील्ड की अच्छी नॉलेज थी, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। तो ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट ये हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ इस दौरान। ठीक है, फिर मार्केट ओरिएंटेशन। अब जैसे मैंने बताया ना कि 1991 से पहले कंपनियां कम थी, तो कंपनियां जो बनाती थी, जैसे बनाती थी, कस्टमर की मजबूरी थी कि वो उसको खरीदना। ठीक है, वो चॉइस नहीं था उसके पास। अब एक कंपनी अगर कोई आइटम बना रही, सिर्फ वही एक लौती कंपनी, तो चाहे उस कंपनी की क्वालिटी जो भी हो प्रोडक्ट की, कस्टमर की मजबूरी कि उसे वो खरीदना पड़ेगा। लेकिन जब बाहर से कंपनी आने लगी 1991 के बाद, तो कस्टमर्स के पास ऑप्शन ही ऑप्शन था, तो वो किसी भी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से चूज कर सकता था, कोई बाउंडेशन नहीं था। तो जो मार्केट अभी तक प्रोड्यूसर ओरिएंटेड हुआ करता था, मतलब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे वही आपको परचेस करना है, वो मार्केट कहाँ शिफ्ट हो गया? वो शिफ्ट हो गया कंज्यूमर ओरिएंटेड। मतलब अब जो की पॉइंट था मार्केट का वो कौन था? कस्टमर था। मतलब अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाते हैं, आप जितना मैक्सिमम कस्टमर्स को जोड़ पाते हैं, आप मार्केट में बने रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट का ओरिएंटेशन था, मतलब मार्केट की पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई। ठीक है, ये नहीं सेलिंग कॉन्सेप्ट से शिफ्ट हो गया वो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आपको सामान कस्टमर के हिसाब से सेल करना है, उसको सेटिस्फाई करना है। अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई है तभी आप मार्केट में बने रह सकते हो। ठीक है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट से आपका शिफ्ट कहां हो गया? मार्केट कॉन्सेप्ट पे। तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया। छठवां पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ बजटरी सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर। अब देखिए 1991 से पहले क्या था कि मैक्सिमम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो गवर्नमेंट द्वारा संचालित हुआ करती थी। उनको कौन चलाता था? गवर्नमेंट चलाते थे। तो स्थिति ये थी कि वो सेक्टर अच्छा काम करे या ना करे, वो लॉस में भले जा रहा हो, गवर्नमेंट की मजबूरी होती थी कि उसको चलाना है, क्योंकि और कोई कंपनी थी ही नहीं जो वो सर्विस दे सके। तो अब कंपनी अगर लॉस में चल रही होती थी तो गवर्नमेंट को अपने बजट में अलग से प्रावधान बनाना पड़ता था, पैसा रखना पड़ता था, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती थी उन कंपनियों के लिए कि अगर वो कंपनियां घाटे में जा रही है तो उस पैसे से उस कंपनी को एनी हाउ चलाया जाए, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बाद क्या हुआ कि प्राइवेटाइजेशन शुरू हो गया। अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ये था कि अगर कंपनी गवर्नमेंट से नहीं चल रही है, कंपनी घाटे में चल रही है, तो उसके लिए कंपनी को चालू करने के लिए गवर्नमेंट पैसा नहीं लाती थी। चुपचाप गवर्नमेंट क्या करती थी? उसको प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करने लगती थी, डिसइन्वेस्टमेंट करने लगती थी। इससे क्या होता था? कंपनी बंद नहीं होती थी, प्रोडक्ट का संचालन अभी भी हो रहा होता था, लेकिन जो लॉस गवर्नमेंट बियर करती थी, जो लॉस उसे अपने बजट में डालना पड़ता था, वो लॉस जो है गवर्नमेंट के बजट से गायब होने लगा, उसका प्रावधान बजट से गायब होने लगा और वो धीरे से प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाता था। ठीक है, तो एक चीज ये हुई कि सरकार को अपने बजट से पब्लिक सेक्टर को चलाने के लिए जो अतिरिक्त राशि रखनी पड़ती थी उसका काम खत्म हो गया। और लास्टली है एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल। देखिए जब 1991 की पॉलिसी आने से पहले क्या था कि ना तो हम जल्दी इंपोर्ट अच्छे से कर पाते थे, ना ही हम एक्सपोर्ट कर पाते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुआ करते थे। तो इंडियन मार्केट की जो कंपनियां थी उनके पास यही ऑप्शन था कि वो जो भी प्रोड्यूस करे इंडियन मार्केट में ही सेल करे, इससे ज्यादा ऑप्शंस उनके पास नहीं थे। लेकिन जैसे इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई तो अब वो फ्री हो गए, वो चाहे तो विदेशों से माल खरीद भी सकते थे या विदेशों में अपना माल बेच भी सकते थे। तो कंपनियों ने क्या किया? मैक्सिमम कंपनियों ने अपने आप को एक्सपोर्ट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब वो देश का माल विदेशों में बेचने लगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगी।
और इसका उनको बहुत लाभ हुआ और उन्होंने मैक्सिमम बेनिफिट कमाया। तो एक फायदा तो ये हुआ उनको कि वो जो अभी तक देश के अंदर सिर्फ सामान की बिक्री करते थे, वो उसी सामान को विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगे। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अभी मैंने आपको इम्पैक्ट्स बताया कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के क्या इम्पैक्ट्स थे इंडियन इकोनॉमी में। अब हम मैनेजरियल रिस्पॉन्स पढ़ने जा रहे हैं। मैनेजरियल रिस्पॉन्स का मतलब, ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई तो इससे काफी कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, ठीक है। तो एज अ बिजनेसमैन लोगों ने ये समझा कि अगर उनको इस इमेंस कंपटीशन में बने रहना है तो कुछ चीजें उन्हें अपने स्तर पर अपने बिजनेस में करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसी को मैनेजरियल रिस्पॉन्स बोलते हैं। मतलब इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से जो मैनेजमेंट था, उस मैनेजमेंट ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के चेंजेस किए ताकि वो इस कंपटीशन में बने रहें, इसी को हम बोलते हैं मैनेजरियल रिस्पॉन्स। अब वो कौन कौन से थे? सबसे पहला था डाइवर्सिफिकेशन। देखो, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू होने के बाद कंपनियों ने महसूस किया कि अगर वो एक ही तरह का प्रोडक्ट, मतलब वन लाइन प्रोडक्ट बना रहे हैं, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट कोई बना रहा है, तो उनका गुजारा हो पाना थोड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन शुरू किया। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अब एक ही कंपनी एक नाम से अलग अलग प्रोडक्ट बनाने लगी, ठीक है। एक ही कंपनी एक नाम से अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने लगी, डाइवर्सिफाई करने लगी अपनी एक्टिविटी को। इससे क्या फायदा होता था कि मान लो कि किसी एक प्रोडक्ट में अगर वो फेल भी कर रही है तो उसका दूसरा प्रोडक्ट उसको जो है मार्केट में बने रहने में सपोर्ट करता था। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में बात करते हो तो अगर आप उषा ले लो, तो उषा क्या है? उषा पंखे भी बनाती है, उषा आपका सिलाई मशीन भी बनाती है, उषा के मिक्सचर ग्राइंडर्स भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि उषा सिर्फ पंखा बना रही है, उषा सिर्फ फ्रिज बना रही है, या उषा की सिर्फ अलमारी आती है। उषा ने लगभग हर एक सेक्टर में अपना डाइवर्सिफिकेशन किया, ठीक है। एक नाम, उषा के नाम से अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा था अपॉइंटमेंट ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल एक्सपर्ट्स। अब दूसरी चीज जो मैनेजर्स को लगी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कि भाई देखो, कंपटीशन में बने रहना है तो जो मैन पावर होना चाहिए हमारे पास, वो एक्सपर्ट होना चाहिए अपने काम में। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने के बाद कंपनियों ने उन्हीं लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जो एक्सपर्ट थे, जो वेल क्वालिफाइड थे, ठीक है। तो ये दूसरा रेस्पॉन्स था मैनेजरियल की, लोग अपॉइंटमेंट उन्हीं को देने लगे जो अच्छे पढ़े लिखे, जो ट्रेंड है, सेक्टर की जानकारी रखते हैं, उस सेक्टर के एक्सपर्ट है। तीसरा क्या था? ब्रांड बिल्डिंग। अब तीसरी जो चीज कंपनियों को लगी कि अगर भाई मार्केट में बने रहना तो एक गुडविल बना के चलना पड़ेगा, मार्केट में एक रेपुटेशन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंपनियां ज्यादा पैसा खर्चा करने लगी क्वालिटी को मेंटेन करने में, ब्रांड नेम को मेंटेन करने में। और आज भी आप देखते हैं कि हम कई प्रोडक्ट ऐसे खरीदते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ब्रांड नेम पे हम खरीदते हैं। अगर वो उस फलाने कंपनी का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब वो बेहतर ही होगा, हमारी एक क्रेडिबिलिटी जुड़ जाती है, हमारा मतलब एक विश्वास उस नाम के साथ जुड़ जाता है और हम वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो मैनेजर्स को लगा कि भाई देखो, कंपटीशन में बने रहना है तो अपने नाम को रोशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रांड बिल्डिंग का काम शुरू हुआ। चौथा, यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अब इतना कंपटीशन बढ़ गया था, पुरानी साइकिल से रेस जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो कंपनियों ने कहां शिफ्ट किया? गियर वाली साइकिल पे। मजाक कर रहा हूं। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो नई टेक्नोलॉजी थी जिससे कि हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सकते थे कम खर्चे में, वेस्टेज कम हो, ठीक है, स्पीड आए, क्वालिटी आए, तो कंपनियां क्या करने लगी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने लगी। उनको लगा कि भाई मुरचावा साइकिल से रेस नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। पांचवा क्या है? इंप्रूव्ड कंपनसेशन लेवल। अब यहाँ पे क्या है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से कंपनियों को एहसास हो गया कि उनके वर्कर बड़े अच्छे हैं। अभी तक जो उनकी सैलरी में कटौती की जा रही थी, उनको कम सैलरी देके खटाया जा रहा था, अब उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम अच्छी सैलरी नहीं देंगे और जो कंपनियां बाहर से आई हैं वो हमारे वर्कर्स को ऑफर करती कि बेटा तुम मेरे यहाँ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, तो हमारे वर्कर्स क्या करेंगे? शिफ्ट होने लगेंगे। और हमारे वर्कर ही नहीं रहेंगे तो हम कंपनी चलाएंगे कैसे? तो इसलिए कंपनसेशन, जो एम्प्लॉयज की सैलरी वगैरह थी ना, वो इम्प्रूव होने लगी ताकि हमारे जो वर्कर्स हैं वो सेटिस्फाइड रहे, बेहतर काम करे, मोटिवेट होके काम करे, ठीक है। तो सैलरी में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिला।
उसके बाद कस्टमर फोकस लास्टली क्या है, कंपनियों को एक बात समझ में आ गई कि इस कंपटीशन में भैया बने रहना है तो अपने ग्राहकों को जो है भगवान मानना पड़ेगा। कहता है ना ग्राहक भगवान का रूप होता है। तो कस्टमर फोकस हो गया। जो कंपनियां अभी तक सिर्फ ये था कि जो हम बनाएंगे बेटा खरीदना है खरीदो, नहीं तो मत खरीदो, तुम्हारी मजबूरी है खरीदना। जो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट था वो कस्टमर ओरिएंटेड हो गया। कंपनियों को समझ में आ गया कि आप अगर अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इस कंपटीशन में बने नहीं रह पाएंगे।